जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो तीसरा चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर जरूर करें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि जो अपने महामानव है, हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के जो महामानव है, बाबा साहब हैं, महात्मा फुले हैं, पेरियार जी हैं, उनके विचार समाज तक, लोगों तक, हमारे देश के लोगों तक पहुंच सके और उनसे, उनके विचारों से प्रभावित होकर वो उस तरह का देश निर्माण कर सके जिस तरह का देश निर्माण हमारे महामानव चाहते थे। इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रेगुलरली वीडियोस को देख सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। इनका तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्पीच प्रोवाइड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे जो पहले इस बाबा साहब अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो अगर पहले जो वीडियोस बनाई हैं, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, वो भी देखना है तो प्लीज़ चैनल पे जाकर इस प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाकर वो वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपको एक इस बुक की जो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो हो सके। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आ जा भाई। चैप्टर नंबर ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में जो बाबा साहब ने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि अगर हमें राजनीतिक क्रांति लानी है तो राजनीतिक क्रांति लाने से पहले हमें जो धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति वो पहले लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बिना धार्मिक और सामाजिक क्रांति के पहले लाए, मतलब बिना हम धार्मिक रूप से और बिना सामाजिक रूप से हम प्योरीफाई हुए, ठीक है, बिना धार्मिक और सामाजिक रूप से अगर हम सही नहीं होंगे, अगर हमारा समाज में, अगर समाज के अंदर, समाज में ही कुरीतियां हैं, समाज में जो धर्म है उसके अंदर अगर कुरीतियां हैं, तो जब तक उन चीज़ों को सही नहीं किया जाएगा तब तक अगर हम राजनीतिक क्रांति लेके आ भी जा सकते हैं तो वो सस्टेन नहीं करेगा। उसी तरह से चैप्टर नंबर 3 के अंदर बाबा साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि अगर हमें आर्थिक क्रांति, लोगों को आर्थिक रूप से बराबर बनाना है तो उसके लिए पहले हमें सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति लानी जरूरी है। क्योंकि अगर आर्थिक क्रांति लेके आगे, मतलब समाज को आर्थिक रूप से बराबर करने की कोशिश की, लेकिन पहले हमने सामाजिक क्रांति नहीं लेके आए, पहले धार्मिक क्रांति नहीं लेके आए, पहले समाज को हमने नहीं सुधारा, पहले अगर हमने धर्म में जो खराबियां उनको नहीं सुधारा, तो इस तरह की पहली आर्थिक क्रांति, पहली बात तो आना ही मुश्किल है। आर्थिक क्रांति बिना सामाजिक और धार्मिक क्रांति के आएगी ही नहीं। इसका एग्जाम्पल आप हमारे देश में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में समाज और जो वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके अंदर आज भी इतनी ये जाति प्रथा है। जाति प्रथा के होने की वजह से लोगों में इक्वलिटी नहीं है और लोगों में सामंजस्य नहीं है। इसी कारण से वो किसी भी प्रकार के कोई भी नेता या किसी भी कॉर्पोरेट लॉबी जो कि इनजस्टिस करती है उनके खिलाफ एक नहीं हो पाते हैं। ये एग्जाम्पल बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर भी दिया है। तो इसलिए इस चैप्टर में बाबा साहब ने साबित करने की कोशिश की है कि अगर हमें आर्थिक क्रांति लानी है तो उससे पहले हमें सामाजिक और धार्मिक क्रांति लानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आर्थिक क्रांति आएगी ही नहीं, ठीक है। और अगर आ भी गई तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो कुछ दिन के लिए आएगी और आकर वापस मतलब खत्म हो जाएगी और वापस फिर वही आर्थिक रूप से इनइक्वलिटी वाली चीज, गैर बराबरी वाली चीज स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट कर। लेट मी नाउ टर्न टू द सोशलिस्ट। के अंदर सोशलिस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट। इसमें जो बाबा साहब है सोशलिस्ट, मतलब जो ये सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट जो लोग हैं उनको एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो भाई, आप लोगों को लगता है, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, उनको लगता है कि भाई सिर्फ आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, वो अपने यूरोप वाला मॉडल है। जो यूरोप में जो क्रांति आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो भी रेवोल्यूशन और थे, लेट सपोज रशियन रिवोल्यूशन, उन सबको कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लोअर क्लास थी, वहाँ एक्चुअली वहाँ पर तो कोई कास्ट सिस्टम था नहीं, तो वहाँ पर तो लोअर क्लास आर्थिक रूप से थी, मतलब लोअर क्लास मजदूर वर्ग हो गया, अपर क्लास जो भी प्रिस्टली क्लास हो गई या जो बिजनेस क्लास हो गई, वो सब अपर क्लास हुआ करते थे। जो लोअर क्लास थे वो सब नॉर्मली एक ही तरीके के लोग थे, तो उन्होंने मिलकर कंबाइन होकर क्रांति लेके आ गए। लेकिन क्योंकि इंडिया में यहाँ पर एक तरह के लोग नहीं है, अलग तरह के लोग हैं। इवन अगर गरीब भी लोग हैं तो उनमें गरीब के अंदर भी इतना डिफरेंस है कि एक गरीब दूसरे गरीब के साथ में रहना, खाना खाना
और मतलब शादी एक दूसरे के परिवार में शादी करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जातियाँ अलग अलग हैं। गरीब हो गए तो क्या हुआ, लेकिन उनकी जातियाँ तो अलग अलग है, इसलिए वो जाति के आधार पर भी एक दूसरे से भेदभाव करते हैं गरीब यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो यही गलती कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो लोअर क्लास, मतलब आर्थिक रूप से जो लोअर क्लास है इंडिया के अंदर, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो शूद्र है, अगर आर्थिक रूप से लोअर क्लास है तो वो एक हो जाए, और एक होकर वो जो बिजनेस क्लास है या जो ऊपर की जो पॉलिटिकल क्लास है उनके खिलाफ रिवोल्ट करे और आर्थिक रूप से समानता लेके आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बाबा साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं। The socialists of India, following their fellows in Europe, are seeking to apply economic interpretation of history to the facts of India. जो यूरोप के अंदर जो क्रांति आई, वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर वो इंडिया के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो इंडिया के जो कम्युनिस्ट है, they propound that man is an economic creature, that his activities and aspirations are bound. मतलब उन्होंने जो कम्युनिस्ट लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, उनकी थ्योरी ये है कि जो इंसान है वो एक इकोनॉमिक क्रिएचर है, मतलब एक आर्थिक प्राणी है, उसको अर्थ मतलब पैसा प्रभावित करता है। इसलिए अगर हाँ, कुछ ऐसा किया जाए कि भाई जो आर्थिक रूप से लोगों में समानता पैदा कर दी जाए तो वही सबसे बड़ी जरूरत है। और इसके लिए वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल और जो सोशल रिफॉर्म है वो तो एक तरह से एक इल्यूजन्स हैं, वो तो एक बहुत बड़े गिगेंटिक इल्यूजन्स हैं, और इसलिए उनकी पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। और सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो इकोनॉमिक रिफॉर्म ही होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय इक्वलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सबको मतलब सबके पास में, इंसानों के पास में सबका इक्वल प्रॉपर्टी हो, ये सबसे पहले होना चाहिए, बजाय कि किसी राजनीतिक या सामाजिक रिफॉर्म्स के। मतलब आर्थिक क्रांति पहले आया है सामाजिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को डिफाइन करते हुए बाबा साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम बोले कि भाई सिर्फ आर्थिक क्रांति आनी चाहिए और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो बहुत से जो बिजनेसमैन हैं, मिलेनियर्स हैं, वो जाकर जो साधुओं और फकीरों के जाके चरणों को पकड़ते हैं, है ना। बहुत से जो रिच बिजनेसमैन हैं वो भी जाकर साधुओं के और फकीरों के जाके चरण पकड़ लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इतना रिच होते हुए भी वो जो अमीर लोग हैं वो मतलब जो गरीब पेनीलेस साधुज, ठीक है, जो पेनीलेस साधु जिनके पास एक पैसा नहीं है, ढेले भर का पैसा नहीं है, उनके जाके चरण पकड़ लेते हैं। क्या कारण है इस चीज़ का? और क्या कारण है कि जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनके पास है मान लो थोड़ा सा ट्रिफलिंग ट्रिकरेंट्स, मतलब थोड़ा बहुत पैसा है, जो कुछ भी पैसा है, मतलब थोड़ा सा जो पैसा है जो कि उनकी पूरी मतलब पूंजी है। मान लो कोई इंसान है उसके पास में 10 रुपए हैं, वही उसकी पूरी पूंजी है, तो उसको भी लगाकर वो मतलब तीर्थ यात्राओं पर जाने की कोशिश करता है, बनारस मक्का जाने की कोशिश करता है। मतलब जो गरीब इंसान है जिसके पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जुगाड़ लगाने कर रहा कि यार मैं तीर्थ यात्रा पे जाके आ जाऊं, है ना। तो अगर तीर्थ यात्रा उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, तो वो अपने जो पैसे थोड़े बहुत थे उनको लगाकर वो तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं? तो यहाँ पर तो आपका जो कॉन्सेप्ट है अर्थ वाला, वो धर्म के सामने फेल हो गया। कितना गरीब आदमी है, उसके बाद थोड़े बहुत जो पैसे हैं उनको लगाकर वो बनारस और मक्का जाने की कोशिश कर रहा है। और बाबा साहब यही प्रूव करना चाह रहे हैं कि दैट रिलीजन इज द सोर्स ऑफ पावर इज इलस्ट्रेटेड बाय द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब हम अपने देश के इतिहास में बहुत बार देख सकते हैं कि जो प्रीस्ट है, पुजारी है ना, जो भी पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी इतनी चलती है कि कई बार तो जो जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी भी मतलब उनकी पावर ही फेल जाती है उनके सामने। और मतलब छोटी सी कोई स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, ठीक है, उनको वो रिलीजियस टर्न्स देते हैं और बहुत बड़ा हवा खड़ा कर देते हैं। आगे बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं रोम का एग्जाम्पल देते हैं। वहां पर 2 क्लास होती है, प्लीबियंस और पैट्रिशियन। प्लीबियंस और पैट्रिशियन 2 क्लास होती है रोम के अंदर। जो प्लीबियंस होती है वो लोअर क्लास होती है, जिसमें मजदूर, छोटा मोटा व्यापारी वर्ग वो आता है। और जो पैट्रिशियन क्लास होती है, पैट्रिशियन वो क्लास होती है जो कि मतलब अपर क्लास होती है, जिसके अंदर प्रीस्ट, पुजारी, किंग्स, राजा, वो सब रिच जो लोग होते हैं काफ़ी, वो आते थे। तो एक्चुअली ये प्लीबियंस और पैट्रिशियंस के अंदर हमेशा मतलब एक तरह से लड़ाई चलती रहती थी। और प्लीबियंस को लगता था कि जो पैट्रिशियन है उनका बहुत ही शोषण करते हैं, उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो इन्होंने मतलब फिर वो जो रोम के अंदर एक क्रांति आई थी जिसके तहत जो राजतंत्र है उसको ख़त्म कर दिया गया था और उसकी जगह गणतंत्र आ गया था, रिपब्लिक आ गया था। तो उसमें हुआ ये कि जो प्लीबियंस है उनको भी बराबर के अधिकार मिले और उनको भी मतलब अपना जो भी वहाँ की पार्लियामेंट बनी उसके अंदर उनको भी अपना एक काउंसिल,
मतलब दो काउंसिल थे, एक तो पैट्रिशियन का काउंसिल और एक प्लीबियन का काउंसिल, वो चुनने के लिए मतलब उनको भी एक आज़ादी मिली, है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो प्लीबियंस है उनका जो काउंसिल होगा, क्योंकि वो प्लीबियंस से चुन के आएगा, प्लीबियन होगा खुद भी, है ना। तो वो कोई भी अगर मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, किसी भी तरह का कोई मान लो कोई रूल पास करना है, तो उसमें एक तरह से प्लीबियंस की भी चलेगी। और अगर वो एक है काउंसिल तो वो वीटो कर सकता है, मतलब प्लीबियंस के पास में इतनी पावर आ गई कि इसको अगर हम इस तरह से समझे कि मान लो कि यहाँ इंडिया के अंदर मान लो कोई पार्लियामेंट हो, उसके अंदर एक तो जो अपर कास्ट हैं उनका कोई काउंसिल हो और एक जो लोअर क्लास है मान लो SC ST OBC उनमें से काउंसिल हो, ठीक है। तो दोनों दो काउंसिल्स हो और दोनों को मतलब वीटो करने की पावर हो। तो अब सोच के देखो मतलब SC ST OBC के पास में कितनी पावर आ जाए कि उनका जो बंदा हो, है ना, उसको किसी भी डिसीजन पर, किसी भी रूल पर वीटो करने की पावर हो, वीटो कर सके वो, मतलब मना कर सके कि भाई ये रूल पास नहीं करना। मान लो रिजर्वेशन के अगेंस्ट कोई रूल पास हो रहा है तो वो वीटो कर दे कि भाई ये रूल पास नहीं होता। तो कितनी बड़ी पावर है। लेकिन अब इस कहानी में आगे होता ये है कि जो अब इस कहानी के बीच में धर्म आता है। धर्म कैसा आता है वो बताने से पहले बता दें कि जो प्लीबियन काउंसिल इलेक्टेड बाई ए सेपरेट, जो प्लीबियन काउंसिल है वो डिफरेंट एक असेंबली के द्वारा चुना जाता था। उस असेंबली का नाम था कमिटा सेंचुरिया, जो कि प्लीबियंस की ही काउंसिल थी। उसमें सिर्फ मतलब कुल मिला के इस तरह से माना जाए कि SC ST OBC उनकी अलग से एक असेंबली बन जाए और उनका जो मनोनीत करके या चुनकर जिस बंदे को हम भेजें एज ए काउंसिल, उसको सिर्फ SC ST OBC के बंदे ही चुने। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स था जिसको बाबा साहब ने मतलब अंग्रेजों से लिया था अनटचेबल्स के लिए, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, उसी तरह से था कि भाई जो भी SC के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले सिर्फ एक बार SC के जो बंदे हैं, SC के जो लोग हैं वही चुनेंगे। कुछ उसी तरह का था ये। तो दे वांटेड अ काउंसिल ऑफ देयर ओन बिकॉज दे फेल्ट दैट पैट्रिशियन काउंसिल्स यूज्ड टू, क्योंकि उनका मानना, प्लीबियंस का मानना था कि जो पैट्रिशियन काउंसिल्स हैं उनके साथ में डिफरेंट मतलब भेदभाव करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इसलिए उन्होंने खुद की काउंसिल बनाकर और खुद ही अपने बंदे को चुनना स्वीकार किया। और इससे उनको बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रोम उसके अंदर अगर वन काउंसिल उनका हो गया और उसको वीटो करने की पावर है, ठीक है, उस एक बंदे को वीटो करने की पावर है, तो फिर मतलब कितनी पावर मिल सकती है आप सोच सकते हैं। इसको अगर मैं मतलब अब धर्म इसके अंदर बीच में कैसे आया मैं इसको समझाऊं। जैसे मान लो एक तो बहुजनों का एक जो कैंडिडेट है वो पार्लियामेंट में जाए और एक जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, ठीक है, जो सवर्ण जातियां हैं उनका कैंडिडेट जाए। लेकिन क्योंकि दोनों धार्मिक है, स्पेशली जो हम बैकवर्ड कास्ट है वो तो ज़्यादा धार्मिक है, तो अगर मान लो जो कैंडिडेट SC ST OBC से जाता है तो क्योंकि वो भी धार्मिक है, तो इस तरह से एक अरेंजमेंट किया जाए कि जो ब्राह्मण है वो ये बोले कि जो हमारा जो कैंडिडेट है और आपका जो कैंडिडेट है उसको एक हमारे जो भगवान हैं वो अगर उस कैंडिडेट को मानेंगे कि हाँ इसको पार्लियामेंट में जाना चाहिए तो ही वो जाएगा, है ना, अदरवाइज नहीं जाएगा। और इसके लिए जो हमारे मान लो SC ST OBC बोल दे कि हाँ ठीक है हम इस नियम को, इस रूल को मानते हैं कि अगर भगवान है, देवी देवता है, मान लो कोई भगवान डिसाइड कर लिया एनी XYZ, उसको कहा कि ये अगर ये देवी देवता है, ये भगवान है, अगर ये इस कैंडिडेट के लिए हाँ बोल देंगे तो ही वो कैंडिडेट जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर जो SC ST OBC का जो कैंडिडेट है जो कि बहुत ही पावरफुल है और जो अपने समाज की बहुत बातें करता है, ठीक है, उसको लिए तो भगवान मना कर दें कि भाई इसको नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान है, जो देवी देवता का मंदिर है वो तो ब्राह्मणों के उसमें है, तो जो भगवान है वो ब्राह्मण के कान में तो बोलेंगे कि भाई इस कैंडिडेट को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ब्राह्मण के कान में बोल देंगे कि भाई इस कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए। और जो कमजोर कैंडिडेट होगा या कैंडिडेट जिसको खरीद लिया होगा, जो अपर कास्ट के लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया होगा उसको, उसके लिए भगवान ब्राह्मण के कान में बोल देंगे कि भाई हाँ इस कैंडिडेट को चुन लो। तो इसी तरह की कहानी कुछ यहाँ पर हुई कि जो प्लीबियंस और पैट्रिशियंस हैं, क्योंकि वो दोनों ही रिलीजियस थे, मतलब जो लोअर कास्ट है, लोअर क्लास थी वहाँ पर रोम के अंदर, वो भी रिलीजियस थी। तो वहाँ पर रोम के अंदर हुआ ये कि द आंसर टू कि वहाँ पर जो रोम की जनता थी वो इस बात में विश्वास करती थी कि कोई भी ऑफिशियल, कोई भी मतलब अधिकारी, कोई भी ऑफिशियल हो, वो बिना ऑरेकल ऑफ डेल्फी, ये कोई रोम की देवी हैं, वहाँ के भगवान हैं, देवी हैं, कि बिना ऑरेकल ऑफ डेल्फी की इजाजत के बिना, जब तक ऑरेकल ऑफ डेल्फी उनको परमिशन नहीं दे देगी हाँ तुम अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो और तुम इस लायक हो कि ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, तब तक वो बंदा उस ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकता,
ठीक है। इस तरह से वहां पर वहां की जनता इस बात पर, रोम की जो जनता थी, चाहे से वो गरीब गरीब लोग हों या चाहे से अमीर लोग हो, चाहे से वो प्लीबियंस हो या चाहे से पैट्रिशियंस हो, दोनों ही इस बात में विश्वास करते थे पक्का। तो अब जो ये गॉड द प्रीस्ट हु वर इन चार्ज ऑफ द टेंपल ऑफ गॉडेस ऑफ डेल्फी वर ऑल पैट्रिशियंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि भाई जो सारी जो पावर आ गई वो इस देवी के हाथ में आ गई। ठीक है, ये देवी है गॉडेस ऑफ डेल्फी, इनके हाथ में पावर है। और ये जो गॉडेस ऑफ डेल्फी है वो ही बताएंगे कि भाई इस बंदे को ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब लेकिन जो प्रीस्ट, जो गॉडेस ऑफ डेल्फी का जो मंदिर था उसके अंदर जो इंचार्ज थे, जो प्रीस्ट थे, है ना, वो सारे के सारे पैट्रिशियंस थे। मतलब आप सोच के देख लो कि कोई भगवान जो बोलना चाहे कि भाई ये SC/ST OBC का कैंडिडेट ये पार्लियामेंट में जाएगा, ये नहीं जाएगा, इस तरह से भगवान बोले, और भगवान जिस मंदिर का भगवान ये बोले, जिसको सब माने, ठीक है, उस मंदिर का जो प्रीस्ट हो, पुजारी हो, वो सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो, उनके अलावा और कोई हो ही नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि जो पक्का अच्छा कैपेबल जो बहुजन होगा, कैपेबल जो मूल निवासी होगा, कैपेबल बहुजन होगा, जो कि अपने समाज की बात पार्लियामेंट में जाके रख सकता है, उसके लिए तो वो पुजारी मना कर देंगे कि भैया ये नहीं जाएगा, ये इनकॉम्पिटेंट है। ऐसा गॉडेस ने या भगवान ने ऐसा बोला है कि ये नहीं जचता। और जो कि इनकॉम्पिटेंट होगा, या फिर ब्राह्मणों ने जिस कैंडिडेट को, मूल निवासियों के, बहुजनों के जिस कैंडिडेट को खरीद लिया होगा, उसके लिए वो पुजारी बोल देंगे कि हाँ ये जा सकता है। तो फिर मतलब जो ऐसा कैंडिडेट अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो वो बहुजनों की, मूल निवासियों की मतलब क्या बात रखेगा, उनके क्या हक की बात करेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर रोम के अंदर हुआ कि द प्रीस्ट हु वर इन चार्ज ऑफ द टेंपल ऑफ द गॉडेस ऑफ डेल्फी फॉर ऑल पैट्रिशियंस। तो जो टेंपल ऑफ गॉडेस ऑफ डेल्फी था, इस मंदिर के जो पुजारी थे वो सारे के सारे पैट्रिशियंस थे। अब वो सारे के सारे पैट्रिशियंस थे तो वो डेफिनेटली जो भी प्लीबियन ऑफिशियल, जिसको प्लीबियंस इलेक्ट करते थे, उसके, और अगर वो स्ट्रांग होता था और वो अपने मतलब अपने लोगों की बात को ज्यादा स्ट्रांग तरीके से अगर रख सकता था, तो उसके लिए तो जो देवी थी वो मना कर देती थी। Whenever therefore the plebeians elected a council who was known to be a strong party one opposed to the patricians or communal, to use the term that is current in India। मतलब जो भी प्लीबियन, जो काफी स्ट्रांग आदमी था, उसको जो उनकी काउंसिल थी वो चुन लेती थी। लेकिन उनकी काउंसिल तो चुन लेती थी, लेकिन क्या होता था कि जो ओरेकल थी, जो गॉडेस थी, वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता था। द ओरेकल इनवेरिएबली डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द गॉडेस, है ना। तो जो पुजारी है वो साफ बोल देता था कि भाई ये जो बंदा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है गॉडेस को। तो इस तरह से जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रांग कैंडिडेट है, और जो मान लो जो मतलब वीक कैंडिडेट हुआ करता था, या जो ऑलरेडी परचेज कर लेते थे, जिसको खरीद लेते थे, जो कि करप्ट कैंडिडेट होता था प्लीबियंस के अंदर, जिसको पैट्रिशियन खरीद लेते थे, उसके लिए जो गॉडेस है वो बोलती थी कि हाँ भाई इसको बना लो। दिस इज हाउ द प्लीबियंस वर चीटेड आउट। इस तरह से जो प्लीबियंस हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ, और इसका हनन करने में धर्म का आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो अगर ये प्लीबियंस है, अगर वो साफ बोल देते कि भैया हम इस धर्म वाली, इस मतलब इसके अंदर हम जो राजनीति है इसके अंदर हम धर्म को नहीं लेके आएंगे, हमने जिस कैंडिडेट को चुन लिया वो फाइनल है, इसके अंदर कोई देवी या देवता या कोई गॉडेस वॉडेस का कोई लफड़ा नहीं होगा कि गॉडेस हमें बताया कि भाई कौन सा कैंडिडेट चुनो या नहीं चुनो। अगर वो इस चीज के लिए मना कर देते तो उनको ज्यादा अधिकार मिल पाते और वो अपने मतलब अपने अधिकारों के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाते। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ में चीटिंग हो गई। दिस इज हाउ द प्लीबियंस वर चीटेड आउट ऑफ देयर राइट्स। But what is worthy of note is that the plebeians permitted themselves to be thus cheated because they too like the patricians। मतलब जो plebeians है, मतलब जो सबसे important बात है कि जो plebeians है वो क्या मूर्ख थे क्या, मतलब बेवकूफ थे क्या? उन्होंने मतलब इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया कि भाई हम तो किसी देवी देवता को ये राजनीति के अंदर आने नहीं देंगे, और हमने जो फाइनल जिस बंदे को कैंडिडेट को चूज कर लिया वही फाइनल होगा। वो क्यों उन्होंने विरोध नहीं किया? उन्होंने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इतने धार्मिक थे। हेल्ड फर्मली द बिलीव दैट द अप्रूवल ऑफ द गॉडेस वाज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द टेकिंग चार्ज बाय एन ऑफिशियल ऑफ हिज ड्यूटीज। मतलब वो इतने धार्मिक थे, जो लोअर क्लास थी वहां की, जो प्लीबियंस थे वो भी इतने धार्मिक थे कि वो इस चीज में वास्तव में बिलीव करते थे कि भाई कोई भी ऑफिशियल है तो उसका जरूरी है गॉडेस से अप्रूवल लेना, तभी वो ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, मतलब वो क्रांति लेके आ गए, ठीक है, सारी क्रांति लेके आ गए, वो जीत गए अपर क्लास के अगेंस्ट में, है ना। लेकिन हुआ क्या, यहाँ आके धर्म के आगे वो हार गए।
तो एक्चुअली यही बाबा साहब समझाना चाह रहे हैं कि भाई साहब, अगर आपके दिमाग को जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, जो धर्म की जो व्यवस्था बनी है, अगर उसने कैप्चर कर रखा है, तो आप कितना ही राजनीतिक क्रांति लेके आ जाओ, कितनी ही आर्थिक क्रांति लेके आ जाओ, वो ज्यादा या तो आएगी नहीं, वो बिना सामाजिक और आर्थिक क्रांति के या तो राजनीतिक या आर्थिक क्रांति आएगी ही नहीं। और अगर आपने ले भी ली तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति लेके आए, अपने आप को सामाजिक और धार्मिक रूप से बिल्कुल प्योर करें, सही करें, तो ही जाके हम आर्थिक या राजनीतिक क्रांति ला सकते। They agreed to elect another less suitable to themselves but more suitable to the god। मतलब यही कि वो मतलब जो प्लीबियंस थे वो लेस सुटेबल कैंडिडेट को चूज करने के लिए एग्री हो गए। ठीक है, मतलब जो जो बंदा कैपेबल था, ठीक है, उसको तो गॉडेस ने मना कर दिया, इसलिए प्लीबियंस ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम जो लेस सुटेबल कैंडिडेट है उसको चूज कर लेंगे, कोई बात नहीं इसके अंदर। तो इस तरह से यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि रेदर देन गिविंग अप द रिलीजन, जो प्लीबियंस है उन्होंने धर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन जो मटेरियल गेन, जो राजनीतिक एक तरह से शक्ति गेन की थी, जो आर्थिक शक्ति उन्होंने गेन की थी, जिसके लिए वो इतना लड़े थे, उसको उन्होंने छोड़ना ज्यादा सही समझा बजाय कि धर्म को छोड़ना। Does this not show that religion can be a source of power as great as money if not greater? तो यहाँ इससे बाबा साहब प्रूव करना चाह रहे हैं कि भैया इससे ये पता नहीं लगता कि जो धर्म है वो कितना जबरदस्त सोर्स है, कितना जबरदस्त स्रोत है पावर का, है ना। मनी के बराबर, मनी से ज्यादा नहीं तो कम से कम मनी के बराबर तो है, इतना जबरदस्त सोर्स है जो रिलीजन है वो पावर का। तो फिर आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो सोशलिस्ट हैं इंडिया के, वो मतलब डायरेक्टली यूरोप के जो फॉर्मूले हैं उनको यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है वहाँ पर वो फॉर्मूले फिट बैठते हो, लेकिन इंडिया में फिट नहीं बैठ रहे, तो हमें इंडिया के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इफ द सोर्स ऑफ द पावर, मतलब यहाँ बाबा साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज में अगर सोर्स ऑफ पावर सोशल और रिलीजियस अगर है, तो फिर हमें सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मस्ट बी एक्सेप्टेड, पहले करने पड़ेंगे। मतलब कुल मिला के बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, आप ये देख लो कि जो ऊपर जाति में है वही राजनीतिक रूप से भी सशक्त है, वही सामाजिक रूप से भी सशक्त है, और वही आर्थिक रूप से भी सशक्त है। और जिसकी जाति नीचे है वो मतलब हर तरह से मरा हुआ है, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मरा हुआ है। और कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ जाति है। ठीक है, तो जब ये चीज कंफर्म है कि भैया जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण से ही हर जगह ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं, तो हमें सीधे धर्म पे अटैक करना चाहिए ना। फिर हमें सीधे फिर जो धर्म है उसको रिफॉर्म करना चाहिए या उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें करना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे के चैप्टर में बाबा साहब इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया के जो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनको इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो आर्थिक रूप से लोगों को इक्वल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कैसे इक्वल करोगे? उसके लिए आप जो लोग गरीब लोग हैं या जो नीचे के लोअर क्लास हैं, ठीक है, जो मजदूर वर्ग है, उनको आप एकजुट करना चाहते हो। उनको एकजुट करके फिर आप जो रिच लोग हैं उनके खिलाफ में एक तरह से एक आंदोलन करना चाहते हो या क्रांति लाना चाहते हो। लेकिन जो लोअर क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो वापस वो मतलब एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? क्या वो सिर्फ इसलिए जुड़ जाएंगे कि भाई अपर क्लास के जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे वो मतलब पैसे प्राप्त कर सके या मतलब उनके बराबर हो सके? क्या वो इसलिए जुड़ जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में जो गरीब है, मान लो दो गरीब हैं, एक बहुजन वर्ग का है, मान लो दलित है, एक बहुजन वर्ग का एससी है और एक ब्राह्मण है। क्या वो जो रिच है, अंबानी है, उसके खिलाफ सिर्फ इसलिए आंदोलन कर देंगे कि वो जो अंबानी है वो तो अमीर है और वो मतलब उनके पास में जो गरीब ब्राह्मण है, जो गरीब दलित है, उनके पास में अंबानी के बराबर पैसे नहीं है, इसलिए वो उसके अगेंस्ट में कर देंगे, रिवोल्यूशन कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो गरीब दलित है और गरीब ब्राह्मण है, उनके अंदर भी अंतर है। ठीक है, वो आपस में यूनाइटेड नहीं है। वो आपस में ना तो उनका उठना बैठना रहता है, ना तो इंटर डाइनिंग होती है, ना इंटर मैरिज, ना उनके बीच में अंतर जाति विवाह होता है।
तो वो जो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं ही नहीं। ठीक है, जो ब्राह्मण है वो बहुजन वर्ग के लोगों के साथ में भेदभाव करता है, उनके साथ में मतलब हर तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो करता है। तो जो गरीब ब्राह्मण है वो कैसे एक गरीब बहुजन के साथ में जुड़कर अंबानी के या रिच लोगों के विरोध में एक आंदोलन कर देगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा बाबा साहब जो इंडिया के जो सोशलिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश कर, और वो साफ बोलते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें पहले जो ये जो कास्ट है, जाति है, उसको हटाना पड़ेगा सोशली। और जो जो धर्म की क्रांति है और जो सामाजिक क्रांति है उसको हमें पहले लाना पड़ेगा। धर्म और समाज का रिफॉर्म, सुधार पहले करना पड़ेगा बजाय कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के। ऐसा बाबा साहब ने आगे के चैप्टर के अंदर समझाने की कोशिश की है। बाबा साहब है वो सोशलिस्ट लोगों को कोट करते हुए बोलते हैं कि जो सोशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो परफेक्ट इक्वलिटी के अंदर बिलीव करते हैं और वेरियस जो क्लासेस हैं उनके अंदर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। तो ठीक है, जो सोशलिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, वो भाई कास्ट को नहीं मानते। ठीक है, आप लोग कास्ट को नहीं मानते, कम्युनिस्ट लोग, सोशलिस्ट लोग, लेकिन आप लोग नहीं मानते, लेकिन रियलिटी फैक्चुअली में फैक्ट के अंदर, समाज के अंदर तो वो जाति है ना, समाज के अंदर तो कास्ट है। आपने तो सोशलिस्ट लोगों ने तो, कम्युनिस्ट लोगों ने तो कह दिया हम जाति को नहीं मानते। ठीक है, आप लोग नहीं मानते, लेकिन समाज के अंदर वो जाति है, और क्योंकि समाज के अंदर वो जाति है इसलिए सिर्फ आपके इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि आप नहीं मानते हो। अगर वो समाज में प्रॉब्लम है तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं इफ सोशलिज्म इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम एंड इज नॉट मियरली एन आइडल डिस्टेंट एंड फार ऑफ, तो whether he believes in equality, the question for him whether the minds of one class ill treating and suppressing other class as a matter of system, as a matter of principle, है ना। ठीक है, आप लोग जाति को नहीं मानते, लेकिन समाज के अंदर जो लोग हैं वो तो वहां पर तो एक क्लास दूसरी क्लास को सप्रेस कर रही है एज ए मैटर ऑफ सिस्टम, उसको एज ए रूल मानकर एक जाति है वो दूसरी जाति का शोषण कर रही है, इसको मैटर ऑफ प्रिंसिपल मानकर। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो सोशलिस्ट हैं वो मतलब पावर में तब तक नहीं आ सकते जब तक वो क्रांति नहीं करें। अब क्वेश्चन ये है कि जो क्रांति होगी तो ऑब्वियसली उसको जो प्रोलेटेरिएट है वही करेंगे। प्रोलेटेरिएट मतलब जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास का मतलब यहाँ आर्थिक रूप से लोअर क्लास है उसकी बात हो रही है। तो जो लोअर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, प्रोलेटेरिएट मतलब मजदूर वर्ग, वो ही क्रांति करेंगे, वो क्रांति करेंगे तभी जाके पावर मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क इज विल द प्रोलेटेरिएट ऑफ इंडिया कंबाइन टू ब्रिंग अबाउट दिस रिवोल्यूशन। जो इंडिया का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, क्या वो क्रांति ला सकता है? ठीक है, क्या मतलब वो क्रांति ला सकता है या नहीं ला सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो क्रांति ला सकता है। और क्रांति वो क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि क्रांति लाने के लिए उनमें आपस के अंदर एक फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, एंड अबोव ऑल ऑफ जस्टिस, मतलब उन लोगों के अंदर प्रोलेटेरिएट जो मजदूर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनके बीच में एक इक्वलिटी, समानता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए और न्याय की भावना होनी चाहिए। जब तक मैन विल नॉट ज्वाइन इन रेवोल्यूशन, कोई भी इंसान सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किसी क्रांति को ज्वाइन नहीं करेगा जब तक कि उसे इस बात का विश्वास नहीं हो जाए कि भैया क्रांति आने के बाद में उसके साथ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब कोई भी इंसान किसी क्रांति में जुड़ेगा तो तभी जुड़ेगा जब उसे इस बात का कंफर्म हो जाए कि भैया क्रांति आने के बाद में उस पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट और क्रीड नहीं होगा। जब तक इस बात के लिए अश्योर नहीं होता है तब तक वो उस क्रांति को ज्वाइन क्यों करेगा? और बाबा साहब ये कहते हैं क्योंकि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, वो भी मतलब जाति को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं वो जाति को नहीं मानते, यहाँ पर गरीब लोग हैं वो भी जाति को मानते ही मानते हैं। और क्योंकि जाति को मानते हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन तो भी वो, मैंने वही एग्जांपल दिया कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण है, एक गरीब एससी है, गरीब ब्राह्मण है, गरीब बहुजन वर्ग का आदमी है, तो उनमें भी आपस में जाति का भेदभाव है। और जब उनके अंदर आपस में जाति का भेदभाव है तो वो गरीब होकर भी आपस में कंबाइन, यूनाइट नहीं होंगे अगेंस्ट द सो कॉल्ड अपर क्लास, अगेंस्ट द सो कॉल्ड रिच क्लास। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनमें आपस में यूनिटी नहीं है, हालांकि हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन जब उनमें आपस में यूनिटी नहीं है तो वो किस तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे अगेंस्ट द रिच? इफ द फैक्ट इज दैट दे डू व्हाट ए यूनिटी ऑफ फ्रंट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए सच ए मजदूर वर्ग अगेंस्ट एक्शन द रिच। तो इस तरह का जो फ्रंट है वो कभी भी रिच लोगों के अगेंस्ट में बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो गरीब मजदूर वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनमें आपस में ही एकता नहीं है। और फिर बाबा साहब बोलते हैं कि मान लो किसी फ्रीक ऑफ फॉर्च्यून,
किसी तुक्के से आप जो कम्युनिस्ट हैं वो क्रांति लेके आ गए, मान लो किसी तुक्के से वो क्रांति लेके आ भी गए, तो क्या वो क्रांति आने के बाद में वो सबको बराबर इकोनॉमिकली बराबर होने पर, मतलब सबको बराबर, सबके पास में बराबर पैसा हो, बराबर प्रॉपर्टी हो, ऐसा हो गया, मान लो कम्युनिस्ट क्रांति लेके आ गए, तो उसके बाद में क्या आपको जो ये प्रॉब्लम है कास्ट की, उसके बाद में आपको इस कास्ट वाली प्रॉब्लम से लड़ना नहीं पड़ेगा? विल दे नॉट हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड विद द सोशल प्रिविलेंस इन इंडिया? मतलब आप मान लो क्रांति लेके आ गए, सबको बराबर पैसा मिल गया, सब बराबर हो गए पैसे के मामले के अंदर, तो उसके बाद में क्या आपको इस जाति से लड़ना नहीं पड़ेगा? लड़ना तो तब भी पड़ेगा आपको, या तो पहले लड़ लो या बाद में लड़ लो, है ना? तो अगर पहले लड़ लोगे तो जो आर्थिक क्रांति है जो कम्युनिस्ट लाना चाहते हैं वो लाना काफी इजी हो जाएगा। और अगर मान लो तुक्के से पहले बात तो वो आर्थिक क्रांति आएगी ही नहीं, बिना जो नीचे का जो वर्ग है उसका एकजुट हुए वो आर्थिक क्रांति आएगी ही नहीं। फिर भी अगर फ्रीक ऑफ फॉर्च्यून, तुक्के से, फ्रीक ऑफ फॉर्च्यून मतलब तुक्के से वो क्रांति आ भी गई, तो आपको क्रांति के आने के बाद भी उस जाति का जो क्वेश्चन है उससे मतलब डील करना ही पड़ेगा। he will be compelled, ही मतलब कम्युनिस्ट जो लोग हैं, he will be compelled to take account of caste after revolution if he does not take account it before revolution। मतलब आप क्रांति से पहले अगर जाति का क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करते हो तो आपको क्रांति के बाद में जाति के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चाहे से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ। यू कैन नॉट हैव पॉलिटिकल रिफॉर्म, यू कैन नॉट हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म अनलेस यू किल दिस मॉन्स्टर। मतलब ये जो जाति का जो मॉन्स्टर है ना, जाति का जो ये भूत है, एक तरह से आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी दिशा में आपका पीछा करेगा और ये छोड़ेगा नहीं, आपको इसको किल करना ही पड़ेगा इस मॉन्स्टर को। अगर आप किसी भी तरह का कोई राजनीतिक या आर्थिक रिफॉर्म, आप राजनीतिक या आर्थिक सुधार लाना चाहते हो तो आपको इस जाति के भूत को, है ना, इसको आपको किल करना ही पड़ेगा। बिना इसको किल किए आप किसी प्रकार की आर्थिक या राजनीतिक क्रांति नहीं ला सकते, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। तो इस तरह से ही हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अलग अलग जगह शेयर कीजिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि जो बाबा साहब के विचार हैं वो हमारे लोगों तक पहुंच सके, पूरे भारत के लोगों तक पहुंच सके और उनके विचारों से मतलब एनलाइटन होके हमारा समाज अपनी एक तरह से जो सामाजिक क्रांति है, एक धार्मिक क्रांति है, उसको हमारा समाज ला सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि जो हम वीडियो रेगुलरली बहुजन समाज से रिलेटेड, बाबा साहब की लिटरेचर और जो हमारे महापुरुष हैं उनसे रिलेटेड जो हम लिटरेचर डालते रहते हैं, उनके वीडियोज आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।